हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडर सेक्शन 2 ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन वेजेस। तो जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है उसमें जो वेजेस है उसको कैसे डिफाइन किया गया है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है, बोनस अलाउंसेस एंड टोटल सैलरी को वेजेस के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। सेक्शन 2(6) के अनुसार वेजेस में मूल वेतन, भत्ते, बोनस और अन्य वेतन संबंधी है ना। तो यहाँ पे जो मूल वेतन मतलब जो उसकी बेसिक सैलरी है, भत्ते, अलाउंसेस, बोनस और अदर जो भी सैलरी से रिलेटेड है वो सब इसमें शामिल किया गया। लेकिन इसमें कोई वैकल्पिक मतलब जो अल्टरनेटिव बोनस दिया गया है या कोई आकस्मिक लाभ होता है, जो एक कंटीजेंसी, एक अचानक से कोई सा प्रॉफिट हो जाता है, उसको शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन वेजेस। वेजेस में क्या नहीं लिया गया है? तो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जो है उसको नहीं लिया गया है। ठीक है, तो ओवर टाइम वेजेस को वेजेस में लिया गया, डीएनएस अलाउंसेस है और हाउस रेंट अलाउंसेस जो है ये सब हमारे वेजेस की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएगी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज एम्प्लॉयर अंडर द एक्ट। एक्ट के अंतर्गत एम्प्लॉयर किसको कंसिडर किया गया है? तो यहाँ पे फैक्ट्री ओनर हु पेज वेजेस, जो पे वेजेस पे करेगा वही फैक्ट्री ओनर जो है वही एम्प्लॉयर होगा। सेक्शन 2(i)(a) के अनुसार एम्प्लॉयर वह व्यक्ति होता है जो कर्मचारियों को मजदूरी देने के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वेजेस देने के लिए वो पर्सन एम्प्लॉयर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एन एस्टेब्लिशमेंट अंडर द एक्ट। अब इस एक्ट के तहत एस्टेब्लिशमेंट किसको कंसिडर नहीं किया गया है? तो रेसिडेंशियल हाउस जो है उसको एस्टेब्लिशमेंट नहीं बोला गया है। फैक्ट्री है, यहाँ पे आपको वर्कर्स लगते हैं, शॉप्स में लगते हैं, रेलवे में लगेंगे, तो यहाँ आपको वेजेस है ना, रेसिडेंशियल हाउसेस में ये नहीं आएगा। तो सेक्शन 2 क्लास 2 में एस्टेब्लिशमेंट में फैक्ट्री, शॉप और रेलवे शामिल होते हैं, लेकिन रेसिडेंशियल को नहीं लिया गया। अंडर सेक्शन 2 विच टर्म इज यूज फॉर पर्सन एम्प्लॉयड टू रिसीव वेजेस। कौन अब मतलब जो वेजेस रिसीव कर रहा है उसके लिए क्या टर्म यूज की गई? तो यहाँ एम्प्लॉय यूज की गई है ना, ये टर्म यूज किया है। 2(i) में बोला एम्प्लॉय वह व्यक्ति होता है जो किसी स्टेब्लिशमेंट में काम करता है और वेजेस प्राप्त करता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस इन द फैक्ट्री अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अगर फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए? ठीक है, तो फैक्ट्री एक्ट में मतलब फैक्ट्री के अंतर्गत अगर हम देखें पेमेंट वेजेस का पेमेंट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो ये होगा फैक्ट्री मैनेजर होगा। Section 3, Clause A of the Act, the person named as factory manager under Section 7, subsection 1(f) of the Factory Act is responsible for wages payment in a factory। तो ये फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फैक्ट्री मैनेजर भी सैलरी मतलब जो वेजेस है वो देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम वेज पीरियड व्हाट कैन बी फिक्स्ड अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। तो कितने महीने का मतलब मैक्सिमम पीरियड यहाँ बोला गया है कि जो वेजेस का पेमेंट करना है कितने महीने का टाइम पीरियड जो है वो कितने पीरियड का होना चाहिए? तो यहाँ पे दे दिया गया है 1 मंथ। ठीक है, तो सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 द मैक्सिमम वेज पीरियड कैन नॉट एक्सीड 1 मंथ। मतलब 1 महीना का जो टाइम पीरियड है वो वेजेस देने का टाइम पीरियड है, मतलब 1 महीने का आपको वेजेस देना है, मैक्सिमम पीरियड है। नेक्स्ट है बाय विच डे शुड वेजेस बी पेड इन द इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड लेस देन 1000। अगर 1000 एम्प्लॉय से कम एम्प्लॉय है किसी एस्टेब्लिशमेंट में तो वहाँ पे किस दिन मतलब किस दिन उसका जो वेजेस का भुगतान है किया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर जो वेजेस का भुगतान किया जाएगा 7th डे में किया जाएगा। तो सेक्शन 5(1)(a) बोलता है इफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हैज लेस देन 1000 एम्प्लॉइज वेजेस मस्ट बी पेड बिफोर द 7th डे आफ्टर द वेज पीरियड एंड। जो वेजेस पीरियड है मतलब जो 1 महीने का पीरियड है वो खत्म हुआ उससे 7 दिन के पहले मतलब पेमेंट करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है When should wages be paid in establishment has 1000 or more employee? अब अगर जो establishment है उसमें 1000 से ज़्यादा employee है तब कब में जो wages है वो पेमेंट करना होगा, मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 10th बिफोर द 10th डे। तो जब सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 बी में बोला इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 1000 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉई है तो वहाँ पे जो वेजेस पेड होगा मस्ट बी पेड बिफोर द 10th डे आफ्टर द वेज पीरियड एंड। जो वेज पीरियड एंड है उसके ख़त्म होने से 10 दिन के पहले आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा, वेजेस का पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट है इफ़ एन एम्प्लॉय इज टर्मिनेटेड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट व्हेन शुड वेजेस बी पेड? अगर कोई कर्मचारी को क्या कर दिया कि टर्मिनेट कर दिया उसके, तो उसको कब भुगतान करना है? तो उसको 2 दिन के भीतर विद इन 2 वर्किंग डेज में उसको पे करना होगा। तो अंडर सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 इफ एन एम्प्लॉय सर्विस इज टर्मिनेटेड देयर वेजेस मस्ट बी पेड विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द टर्मिनेशन डेट। तो टर्मिनेशन हुआ है उससे 2 दिन के अंदर उसको पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट है इफ एन एस्टेब्लिशमेंट इज क्लोज्ड विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट वेजेस बी पेड? अब अगर एस्टेब्लिशमेंट ही क्लोज हो गया तब वहां पे कितने दिनों में भुगतान करना है? तो यहाँ पे भी विद इन 2 डेज वर्किंग डेज जो होंगे उसके सॉरी यहाँ बंदी हो गया तो विद इन 2 डेज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 प्रोवाइजो इफ एन एस्टेब्लिशमेंट क्लोज ड्यू टू एनी रीजन अदर देन वीकली हॉलीडे वेजेस मस्ट बी पेड विद इन 2 डेज। नेक्स्ट है ऑन विच टाइप ऑफ डे मस्ट वेजेस बी पेड? मतलब जो वेजेस का पेमेंट होगा वो किस टाइप के दिनों के लिए होगा? तो वर्किंग डेज के लिए पेमेंट होता है ना। तो अंडर सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 एक्सेप्ट इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑल वेजेस पेमेंट मस्ट बी मेड ऑन अ वर्किंग डे के दिन होगा। हु कैन एग्जम्प्ट सर्टेन एम्प्लॉइज फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट? तो कौन मतलब जो जो एम्प्लॉयज है उनको एग्जामेशन कौन प्रोवाइड कराता है, मतलब किसके पास ये पावर है, कौन उसको छूट दे सकता है? तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एग्जामेशन दिला सकता है सेक्शन 5 से। तो सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन एग्जम्प्ट सर्टेन रेलवे एम्प्लॉयज एक्सक्लूडिंग फैक्ट्री वर्कर्स and daily rated workers in public works department from the sections प्रोविजन। तो जो सेक्शन 5 के प्रोविजन है उस पर जो एग्जामेशन दिला सकता है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दिला सकती है। तो रेलवे एम्प्लॉयज को के लिए बात बोला गया है और डेली रेटेड वर्कर्स जो होते हैं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में उनको एग्जामेशन दिलाया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वेज पेमेंट अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट? तो सेक्शन 3 के तहत इनमें से कौन मतलब जो वेजेस है नॉट मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है पेमेंट के लिए, इनमें से कौन व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा? तो रैंडम एम्प्लॉय उसको देने के लिए नहीं होगा। तो ओनली ऑथराइज पर्सन सच एज फैक्ट्री मैनेजर कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर एंड रेलवे एडमिनिस्ट्रेटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेज पेमेंट। तो यहाँ पे जो रैंडम एम्प्लॉय होगा जो कोई भी कर्मचारी उस वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बाकी इनमें से जो भी है वो सब वेजेस पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। Next, under which condition does the employer remain responsible for wage payment despite assigning responsibility to another person? तो किस स्थिति में नियोक्ता वेतन भुगतान के लिए उत्तरदायी बना रहता है भले ही उसने किसी अन्य व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दी हो? मतलब किसी और व्यक्ति को पेमेंट करने के लिए बोल दिया है फिर भी वो जो एम्प्लॉयर है वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा। किस कंडीशन मतलब कि कब ऐसा किस स्थिति में किस कंडीशन में ऐसा होगा? तो इफ द डेजिग्नेटेड पर्सन फेल्स टू पे वेजेस, अगर उसको किसी और को काम सौंप दिया है और वो पर्सन उसका भुगतान नहीं कर पा रहा है तो फिर यहाँ पे लाइबल कौन होगा? एम्प्लॉयर लाइबल होगा। तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 में बोला इफ द कॉन्ट्रैक्टर और डेजिग्नेटेड पर्सन फेल्स टू पे वेजेस द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर पर फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए बोला एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल। सबसे पहले तो यही है कि हमेशा एम्प्लॉयर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी गई। अगर फैक्ट्री एक्ट है तो फैक्ट्री मैनेजर, इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट है तो सुपरवाइजर और पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल, रेलवे है तो वहाँ पे जिसमें फैक्ट्री को एक्सक्लूड कर दिया, नॉमिनेटेड पर्सन बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट
एम्प्लॉइज है तो पर्सन डेजिग्नेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, और अदर केस है तो एम्प्लॉयर डेजिग्नेट्स अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो ये सब पर्सन स्पेसिफिक केसेस में ये पर्सन यहाँ पे एम्प्लॉयर कहेंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे पेमेंट के लिए। फिर है फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड, तो वेज पीरियड सेक्शन 4 में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो वेजेस पीरियड मस्ट बी फिक्स बाय द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही फिक्स करेगा, और ये मैक्सिमम जो उसका वेज पीरियड होगा वो 1 मंथ होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, तो कब सेक्शन 5 बोलता है कि वेजेस का पेमेंट करने का टाइम क्या है। डेडलाइन फॉर वेज पेमेंट कब होगा, तो अगर लेस देन 1000 एम्प्लॉई है, अगर रेलवे फैक्ट्री इंडस्ट्री में 1000 से कम एम्प्लॉई है, तो जो जिस पीरियड के लिए जो वेजेस पीरियड है उसके खत्म होने से 7 दिन के पहले, सात मतलब 1 महीना जो खत्म हुआ उससे 7 दिन के अंदर पेमेंट करना होगा, और अगर 1000 से ज्यादा है तो वहां पे 10 दिन के अंतर्गत पेमेंट करना होगा। और उसके अलावा जो डॉक, वार्फ, जेटी, माइंस वर्कर्स हो गया, उनको रिमेनिंग वेजेस टू बी पेड विद इन 7 डेज ऑफ फाइनल टोनेज अकाउंट कंप्लीशन, तो यहाँ पे इस दिन पे होगा। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर किसी का एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट कर दिया गया तो वहां पे उसके टर्मिनेशन से 2 दिन के अंतर्गत वेज का पेमेंट करना होगा, 2 वर्किंग डेज के अंतर्गत, ठीक है। और अगर जो क्लोजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इसके कारण टर्मिनेशन हो रहा है तो वहां पे 2 डेज में होगा। मतलब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट काम कर रहा है तो वर्किंग डेज है, और यहाँ एस्टेब्लिशमेंट बंद है तो यहाँ विद इन 2 डेज है। एग्जाम्पशन जो देगा वो सेक्शन 5 से रिलेटेड, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दे सकता है एग्जाम्पशंस रेलवे एम्प्लॉइज को और डेली रेटेड वर्कर्स को, जो पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट है उसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन इज रिक्वायर्ड फॉर डेली रेटेड वर्कर एग्जाम्पशन, अगर इनको अगर एग्जाम्पशन देना है तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन लगेगी। ऑल वेजेस पेमेंट मस्ट बी मेड ऑन अ वर्किंग डेज, तो जो भी पेमेंट होगा वो वर्किंग डेज में ही करना होगा एक्सेप्ट फॉर टर्मिनेशन केसेस को छोड़कर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द पेमेंट वेजेस एक्ट, वेजेस शैल बी पेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। अब जो वेजेस पेमेंट होगा किस वे में हो सकता है, तो ये इन कैश हो सकता है, चेक में दे सकते हैं, और बैंक ट्रांसफर भी किया जा सकता है। सेक्शन 6 में बोला गया है वेजेस मस्ट बी पेड इन करंट कॉइन्स, करेंसी नोट्स, चेक्स credited to the bank account of the employee. However, the appropriate government can notify certain establishment where payment shall be made only through check और बैंक ट्रांसफर, जहाँ पे appropriate government ने कर दिया है कि यहाँ पे चेक या बैंक ट्रांसफर से ही होगा पेमेंट। Which authority can specify that wages is in industrial establishment shall only be paid via check और बैंक ट्रांसफर, है ना। तो कौन सी अथॉरिटी ये सब कर सकती है, तो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि सिर्फ चेक और बैंक ट्रांसफर के द्वारा ही पेमेंट किया जा सकता है। सेक्शन 6 में ये बताया गया है, ठीक है। फिर व्हाट इज द जनरल रूल रिगार्डिंग डिडक्शन फ्रॉम वेजेस अंडर सेक्शन 7 ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, तो वेजेस एक्ट का डिडक्शन से संबंधित जनरल रूल्स क्या है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है डिडक्शन आर अलाउड ओनली इफ ऑथराइज्ड बाय द एक्ट, अगर एक्ट ने ऑथराइज कर रखा है तो ही यहाँ डिडक्शन किया जाएगा, है ना। उनकी वेजेस में से जो डिडक्शन होंगे वो तभी होंगे। तो वेजेस शुड बी पेड विदाउट एनी डिडक्शन, जनरली तो यही है कि ये बिना डिडक्शन के ही वेजेस पे किए जाएंगे, लेकिन एक्सप्रेसली ऑथराइज किया गया है अगर एक्ट में तो अनऑथराइज तो किया जा सकता है, लेकिन अनऑथराइज डिडक्शन जो है वो इलीगल कहे जाएंगे होंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमिसेबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट। अब इसमें से जो डिडक्शन में शामिल नहीं होगा, परमिसेबल नहीं है वो, तो डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयर्स बिजनेस लॉस, अगर कुछ लॉस होता है तो इस वजह से अगर उसके लिए डिडक्शन किया जा रहा है तो ये नहीं किया जा सकता है। फिर डिडक्शन किस किस के लिए किया जा सकता है, प्रोविडेंट फंड के लिए वेजेस में से क्या है, प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन किया जा सकता है, अगर वो एब्सेंट है उसकी ड्यूटी से तो उसका डिडक्शन किया जा सकता है, और इनकम टैक्स अगर पे करना है तो उसके लिए डिडक्शन किया जा सकता है। लेकिन अगर बिजनेस को लॉस होता है तो उसके लिए डिडक्शन नहीं किया जा सकता। सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 बोलता है कि स्पेसिफाइज डिडक्शन सच एज फाइन्स, तो डिडक्शन में फाइन्स अगर है, एब्सेंस है ड्यूटी से, लॉसेस और डैमेजेस ड्यू टू एम्प्लॉयज नेग्लिजेंस, अगर एम्प्लॉय ने गड़बड़ की है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से अगर कोई लॉस डैमेज है तो वो काटा जा सकता है।
प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन काटेंगे, इनकम टैक्स काटेंगे. हाउएवर एम्प्लॉयर्स बिजनेस लॉस नॉट परमिटेड. What is the maximum percentage of wage deduction allowed for payment to cooperative society? अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए पेमेंट करना है तो वहां पे कितना डिडक्शन, कितने परसेंट डिडक्शन की अनुमति दी गई है? तो 75%. सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 के डिडक्शन फॉर पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन नॉट एक्सीड 75% ऑफ एन एम्प्लॉई वेजेस इन एनी वेज पीरियड. फॉर ऑल अदर डिडक्शन द मैक्सिमम लिमिट इज 50% ऑफ वेजेस. तो इससे ज्यादा डिडक्शन नहीं किया जा सकेगा. नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 7 विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन रिक्वायर द रिटर्न ऑथराइजेशन ऑफ द एम्प्लॉय. तो इसमें से किस किस डिडक्शन के लिए एम्प्लॉय की रिटर्न स्वीकृति चाहिए? मतलब ऐसा ही नहीं है कि कंपनी मनमानी कर सकती है, वो रिटर्न देगी तभी डिडक्शन किया जा सकता है. तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर उसका भुगतान करना है तो यहाँ पर परमिशन से ही होगा. बाकी इनकम टैक्स डिडक्शन किया जा सकता है, प्रोविडेंट फंड किया जाएगा, वो कोर्ट ने अगर ऑर्डर किया है तो वो भी किया जाएगा. तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के में डिडक्शन फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेविंग स्कीम्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज रिक्वायर रिटर्न ऑथराइजेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय. तो एम्प्लॉय से रिटर्न ऑथराइजेशन चाहिएगा अगर इन सब टाइप के डिडक्शन करना हो तो. नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट फॉर रीजंस अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी पेमेंट. अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी पेमेंट के अलावा अगर किसी चीज का पेमेंट के लिए डिडक्शन करना है तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना है? 50% तक का डिडक्शन किया जा सकता है. और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 75% का मैक्सिमम डिडक्शन की अनुमति दी गई है. चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.